नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लीगल एडवाइज़र AM में। और आज हम लोग दोस्तों बात करेंगे राजद्रोह कानून के संदर्भ में नई और पुरानी धारणाओं के संदर्भ में, अर्थात जो इंडियन पिनल कोड 1860 है, इसमें जो धारा 124A है जो कि 1870 में IPC में इंसर्ट की गई है, उसमें जो प्रावधान है, और जो नई IPC यानी कि जो नया क्रिमिनल पनिशमेंट लॉ जो भारत में आ रहा है जिसका नाम है भारतीय न्याय संहिता 2023, उसमें जो धारा 150 में राजद्रोह के लिए कानूनों का प्रावधान किया गया है, दंड का प्रावधान किया गया है। दोनों लोगों का हम लोग तुलनात्मक अवलोकन करेंगे और देखेंगे कि उस समय का जो 124A लाया गया था उसके पीछे का जो मोटिव था वो उसको सिद्ध करता था, और आज का जो धारा 150 है भारतीय न्याय संहिता का, वो क्या आज के समय के जो मोटिव है सरकारों का उसको सिद्ध कर पा रहे हैं कि नहीं। लेकिन इससे पहले आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और अपने क्वेश्चंस कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करिए ताकि उस शंका का समाधान कर सकें। लाइक और शेयर जरूर करिए। दोस्तों, जो इंडियन पिनल कोड 1860 की धारा 124A है जो कि राजद्रोह यानी कि सेडिशन को एक अपराध बनाती है, उसके जो टर्म्स हैं, जो उसके शब्दावली है, वो इस प्रकार है कि जो कोई भी लिखित द्वारा लिखकर, पढ़कर, बोलकर, दिखाकर, साइंस के द्वारा या कहीं कोई चित्र या दृश्य उकेर कर भारत में विधि द्वारा स्थापित जो सरकार है उसको गिराने का प्रयत्न करेगा या उसके विरुद्ध में कोई साजिश करेगा या ऐसा साजिश करने का प्रयास करेगा या साजिश करने का षड्यंत्र करेगा, तो वह ऐसा माना जाएगा कि उसने राजद्रोह का अपराध किया है और उसके लिए उसको 3 साल से लेकर के आजीवन कारावास तक की सज़ा सुनाई जाती थी उस राजद्रोह कानून के अंतर्गत। अब इसमें देखिए जो कि 1870 में जो IPC में ये आया है 124A, उसके पीछे मोटिव यही था कि जो आंदोलनकारी, जो क्रांतिकारी, जो स्वतंत्रता संग्राम में आंदोलन करने वाले लोग थे, उनकी आवाज़ को दबाना, और जो भी लोग, चूँकि इसमें जो विधि द्वारा स्थापित सरकार है उस समय जो अपने यहाँ कॉलोनियल लॉ चल रहा था उसके अंतर्गत जो ब्रिटिश द्वारा जो लॉ यहाँ था उसके द्वारा जो इनेक्ट गवर्नमेंट थी, यानी कि जो हमारे यहाँ गवर्नर जनरल और वायसराय थे, इन लोगों के विरुद्ध साजिश करना, यानी कि जो हमारे यहाँ ब्रिटिश उपनिवेश था, ब्रिटिश उपनिवेश जो स्थापित किया गया था उसके विरुद्ध अगर साजिश करते थे, उसको गिराने की साजिश करते थे या उसको भारत से भगाने की साजिश करना या उसके लिए इस साजिश के लिए कोई कृत्य में भाग लेना, ऐसा काम करते थे, तो ऐसा माना जाता था कि हमने राजद्रोह किया है। लेकिन अब अगर देखा जाए तो वर्तमान समय में इस कानून की इस रूप में कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो एक भारत का संविधान जब 1950 में पूरी तरीके से लागू हो गया तो उसमें जो मौलिक अधिकार हैं उसमें अनुच्छेद 19 में कुछ स्वतंत्रताएं दी गई हैं, उसमें विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी है, और लोकतंत्र में सरकारों की आलोचना करना, सरकारों के विरोध में बोलना, सरकारों की नीतियों का विरोध करना, ये विपक्ष का भी काम होता है और जनता भी यह कार्य कर सकती है। क्योंकि अब जो लोकतंत्र है और जो गणतंत्र है भारत में, जो रिपब्लिक ऑफ इंडिया है, इसमें जो संविधान कहता है वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि जो अल्टीमेट सोर्स ऑफ पावर है, जहाँ से जनरेट होता है पावर, वो जनता है भारत की। तो भारत की जनता को सरकारों से प्रश्न पूछने का और सरकारों के द्वारा किए गए गलत कार्यों का बहिष्कार करने का, और साथ ही साथ विपक्ष द्वारा आप जानते ही हैं कि अविश्वास प्रस्ताव भी लाया जाता है। तो इस प्रकार से अगर अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए सरकार के खिलाफ तो वो धारा 124A के अंतर्गत राजद्रोह की श्रेणी में आ सकता है। इसलिए इस रूप में इस कानून की आवश्यकता नहीं थी। अब भारतीय न्याय संहिता 2023 में जिस रूप में रखा गया है उसमें यह कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति बोलकर, लिखकर, वीडियो के द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से या पत्राचार के माध्यम से या किसी इंडिकेशन के द्वारा, किसी सिग्नेचर के द्वारा वो क्या करता है, उसमें जो कार्य दिए गए हैं वो ही इससे विभेद करते हैं। उसमें यह कहा गया है इसके द्वारा वह भारत में अशांति फैलाने का कार्य करता है, वह जो है भारत में आंतरिक युद्ध फैलाने की साजिश करता है, ऐसा युद्ध करने के लिए लोगों को उकसाता है, भारत में आंतरिक अस्थिरता उत्पन्न करने का प्रयास करता है, या भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता को खंडित करने का प्रयास करता है, तो यह माना जाएगा कि ऐसे बोलकर, लिखकर
ऐसे इंडिकेशन द्वारा, ऐसे सिग्नेचर द्वारा, ऐसे वीडियोग्राफी द्वारा, ऐसे शॉर्ट फिल्म द्वारा उसने भारत राज्य का अपमान किया है, तो यह राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में आता है और वर्तमान में इसकी आवश्यकता है। क्योंकि कहीं पर भी कोई आकर ये बोले कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, कहीं पर कोई आतंकवादियों के समर्थन में नारे लगा दे, कहीं कोई खालिस्तान अलग पंजाब राज्य बना दे, कहीं कोई अलग, तो इस प्रकार की जो आवाज़ें उठती हैं उन आवाज़ों को दबाने के लिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी यह कह चुका है कि कोई स्पष्ट लॉ ना होने की वजह से हम ऐसे लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं कर पाते हैं, इसलिए इस प्रकार की कार्रवाई होना बहुत ज़रूरी था और इस प्रकार के लॉ में परिवर्तन होना भी बहुत ज़रूरी था। उसमें जो सज़ा का प्रावधान किया गया उसमें मिनिमम 3 साल रिगरस इम्प्रिजनमेंट, यानी कि 3 साल के सश्रम कारावास से लेकर के आजीवन कारावास, जो कि एक व्यक्ति के संपूर्ण जीवन तक होगा, जो कि एंड ऑफ हिज नेचुरल लाइफ, वहाँ तक सश्रम कारावास से उसको दंडित किया जाएगा अगर वह ऐसा देशद्रोह का अपराध करता है। तो जो भारतीय न्याय संहिता 2023 अभी संसदीय प्रवर समिति के पास विचाराधीन है, वह जब भारत में लागू होगी तो धारा 150 के अंतर्गत इस प्रकार के जो कृत्य होंगे वो राजद्रोह की श्रेणी में आएंगे और फिर राजद्रोह जो होगा वो उसने कितना किया और उससे भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता या इनकी जो हमारी सामरिक शक्ति है, जो हमारी आंतरिक मजबूती है, उसको कितना प्रभाव पड़ता है, उसकी अनुक्रम में उस व्यक्ति को सज़ा दी जाएगी कि उसको 3 साल देना है, 7 साल देना है, 10 देना है, 15, 20 देना है, आजीवन देना है। वो कोर्ट निर्भर करेगा विभिन्न पहलुओं की जांच करने के बाद। लेकिन ये अब जो है वो धारा 124A और धारा 150 और हमारा जो पुराना राजद्रोह का कानून था और जो नया राजद्रोह का कानून है, इसमें ये मौलिक अंतर है, तो ये आप जानते रहिए। ये एक तुलनात्मक अध्ययन था धारा 124A IPC और धारा 150 भारतीय न्याय संहिता 2023 के संदर्भ में। धन्यवाद।